30 सितंबर 2009 को एसपीसी सहारा प्राइम सिटी सेबी के पास अपनी टीआरएचपी सबमिट करती है, बट सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप ने सेट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया और सफाई में कहा 24,000 करोड़ की ओएफसीडी इशू करके बैठे हैं। अप्रोक्स 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए सुब्रता रोय को अरेस्ट कर दिया गया। कैसे एक पापड़ बेचने वाले ने रेलवे के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था और कैसे उसकी कंपनी ने नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को हाई रिटर्न्स का लालच देके 24,000 करोड़ के स्कैम को अंजाम दिया। ज्यादातर नॉर्मल लोगों को स्कैम्स के बारे में पता नहीं लगता, बट इस बार इस स्कैम में हर 17 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डिपॉजिटर था। अब तक तो सबने गैस कर लिया होगा, बात हो रही है सारा इंडिया स्कैम की। 30 सितंबर 2009 को एसपीसी सहारा प्राइम सिटी सेबी के पास अपनी टीआरएचपी सबमिट करती है। डीआरएचपी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ये बायोडाटा होता है किसी भी कंपनी का जहां उसे आईपीओ से पहले सेबी को सबमिट करना होता है। डीआरएचपी में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रमोटर्स के बारे में एंड इशू इंफॉर्मेशन, बट इसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं देखा जाता। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आईपीओ और सेबी के बारे में जान लेते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी स्टॉक मार्केट से पहली बार फंड रेज करती है। फंड्स के बदले इन्वेस्टर्स को इक्विटी लॉट की जाती है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, जो डिसाइड करता है कि कंपनी को स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने देना है या नहीं। सहारा प्राइम सिटी के डीआरएचपी में करीब 799 पेजेस थे, बट असली जंबल तो पैरा 49 पेज नंबर 640 पे था। जब सेबी उसकी एनालिसिस करती है तब उसे रियलाइज होता है कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां SIRECL, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, SHICL, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन एप्रोप्रिएट वे में फंड रेज करती हैं। सेबी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती तभी इंदौर के एक सीए ने नेशनल हाउसिंग बैंक के पास कंप्लेंट नोट्स भेजे, जिसमें सहारा ग्रुप की इन्हीं 2 कंपनियों पे इलीगल मैनर में फंड रेज करने के बारे में था। ये सब लखनऊ में घट रहा था, लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक इन एलिगेशंस पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, जिसने ये सेबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में सेंड कर दिया। 25 दिसंबर 2009 से 4 जनवरी 2010 के बीच में कंप्लेंट्स रिसीव हुई, इशूइंग ओएफसीडी इन रॉन्ग वे, जिससे जो सेबी का शक था वो सही साबित हुआ। ओएफसीडी ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिबेंचर मींस डेब्ट होता है जिसमें कंपनी मनी बोरो करती है लोगों से। कुछ ओएफसीडी भी डिबेंचर का ही पार्ट है, बट इसमें इन्वेस्टर ओएफसीडी को इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकता है। ओएफसीडी इशू करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। कंपनी अगर ओएफसीडी 50 लोगों से कम को इशू करती है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से परमिशन लेनी होती है, बट अगर 50 या 50 से ज्यादा लोगों के इशू के लिए सेबी से परमिशन लेनी होती है। जब ये स्कैम सेबी के सामने आया तब सहारा ग्रुप पे आगे और ओएफसीडी इशू करने पे बैन लगा दिया गया और इन्वेस्टर्स को 15% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने को कहा। जब सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उसे पता लगता है कि ये दोनों कंपनियां 24,000 करोड़ की ओएफसीडी इशू करके बैठे हैं, अप्रोक्स 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के लिए बिना सेबी की परमिशन के। लीगली तो ओएफसीडी इशू करने की प्रोसेस 6 वीक में कंप्लीट हो जाती है, बट सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये सेबी के नाक के नीचे तकरीबन 2 साल से कर रही थी, बिना सेबी को भनक लगने दिए। लेकिन सहारा ग्रुप इसे अपोज करते हुए सेबी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर देता है। उसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट सेबी के ऑर्डर्स को सीज कर देता है, बट सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के चलते 2011 में सेबी सही निकलता है और वहां सहारा ग्रुप केस हार जाता है।
लेकिन उसके बाद सहारा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में जाता है अपनी गलती ना मानते हुए, पर सुप्रीम कोर्ट सेट सिक्योरिटी एप्लीगेट ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच करने की कहता है सहारा ग्रुप से। बट वहां भी सहारा ग्रुप का ही फॉल्ट निकला और सेट सहारा ग्रुप को सेबी के ऑर्डर को मानने की कहता है। बट सुप्रीम कोर्ट में सहारा ग्रुप ने सेट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया और सफाई में कहा ओएफसीडी ऑफ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो उनकी कंपनी से जुड़े हुए थे उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए इशू किए गए थे। डॉक्टर KM अब्राहम जो बोर्ड मेंबर थे सेबी के और साथ ही सहारा केस को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जिन्हें ओएफसीडी इशू की गई थी वो ज्यादातर काल्पनिक थे और बाकी बचे हुए जिनका सहारा ग्रुप से कोई रिलेशन नहीं था, जिससे साफ हो गया था कि सहारा ग्रुप ने गलती की है। फिर 11 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट सहारा ग्रुप की गलती पाते हुए सेबी के ऑर्डर को फॉलो करने की कहता है, जहां 15% इंटरेस्ट के साथ 24,000 करोड़ वापस देने का ऑर्डर दिया 3 मंथ के अंदर 50 मिलियन इन्वेस्टर्स को। जो केस केवल सेबी से ओएफसीडी इश्यूज की परमिशन ना लेना मतलब कि रूल्स को फॉलो नहीं करना दिख रहा था, वो अब स्कैम का रूप ले लेता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं सहारा स्कैम को लेकर। 30 नवंबर 2012 को सहारा ग्रुप ड्राफ्ट सबमिट करता है 5,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में, बट सभी इन्वेस्टर्स को रीपे ना करने पे 6 फरवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट सेबी से सहारा ग्रुप के अकाउंट्स को सीज करने का ऑर्डर देती है, क्योंकि सहारा ग्रुप की ये दोनों कंपनियां इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ वापस नहीं कर रहे थे। और 13 फरवरी 2013 को सेबी सहारा ग्रुप के सभी अकाउंट सीज कर देता है और 10 अप्रैल 2013 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रता रॉय के साथ साथ कंपनी के 3 और डायरेक्टर्स को फ्रीज कर दिया जाता है। बट फिर भी सहारा ग्रुप इन्वेस्टर्स के पैसे वापस देने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तब 28 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट सेबी से सहारा ग्रुप की 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर देता है और साथ ही सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रता रॉय को अब्रॉड जाने पे पाबंदी लगा दी जाती है। और फाइनली 28 फरवरी 2014 को लखनऊ पुलिस द्वारा सुब्रता रॉय को अरेस्ट कर दिया गया। केस के कुछ साल बाद मई 2018 तक इन्वेस्टर्स के 11,000 करोड़ वापस कर दिए गए और बाकी बचे हुए आज भी पैसे वापस आने के इंतजार में बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है जिनके पैसे वापस नहीं आए हैं उनको सेबी उनके पैसे वापस दिलाने में कुछ हेल्प कर पाएगा या नहीं? अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।